दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ बैठक वो करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्र सरकार से उत्तराखंड को मिलेगी वित्त सहायता। कृषि और बागवानी विकास के लिए 3800 करोड़ की स्वीकृति। वहीं मोटे अनाज से फलों की सुरक्षा के लिए मिलेंगी वित्तीय सहायता। प्रदेश में 36 करोड़ 5 लाख की लागत से बनेगी जैविक उत्पाद प्रयोगशाला बनेगी। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली पहुंचे हुए हैं सीएम धामी और इस दौरान आपको जानकारी दे दें कि बड़ी बैठक भी होने वाली है और इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जाएंगे। प्रदेश में 36.50 करोड़ की लागत से जैविक उत्पाद प्रयोगशाला बनाया जाएगा। केंद्र सरकार से उत्तराखंड को वित्त सहायता भी मिलेगी। कृषि और बागवानी विकास के लिए करोड़ों की स्वीकृति। पहले चरण में 10 टेम्पो ट्रेवलर मसूरी से देहरादून और हल्द्वानी से नैनीताल दोनों ही स्थानों के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पर क्योंकि पार्किंग से लेकर बड़ा ट्रैफिक। पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड में राजनीति और बयानबाजी जो है अब लगातार जारी है। कांग्रेस में सरकार पर जानबूझकर पंचायत चुनाव में देरी करने और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए हथकंडे अपनाने का कांग्रेस आरोप लगा रही है, जबकि भाजपा इस देरी का कारण कांग्रेस को ही मान रही है। भाजपा मीडिया प्रभारी का आरोप है कि कांग्रेस के लोग पंचायत चुनाव को लेकर न्यायालय गए थे। उसके बाद जब न्यायालय ने सरकार के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया तो अभी भी उन्हें चैन नहीं आ रहा है। चुनाव को प्रभावी करने के अंतर्गत बयानबाजी जो है कांग्रेस की तरफ से की जा रही। तो पंचायत चुनाव की देरी को लेकर एक और जहां कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार मान रही है, वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की वजह से पंचायत चुनाव में देरी हो रही है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी आज भी इतना अड़ंगा डालने के बावजूद और न्यायालय में जब पंचायत चुनाव का मामला गया वहां पर भी अपने अधिवक्ताओं की फौज खड़ी करके चुनाव रुकवाने का प्रयास करने के बावजूद भी उस काम में सफल नहीं हुए। तो अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया, इसलिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी उनके प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। और रही पंचायत चुनाव में उत्साह की बात, तो निश्चित रूप से आम जनता में चुनाव के प्रति भारी उत्साह है और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस में अड़ंगे डालने की कोशिश की और लगातार प्रदेश के विकास के विरोध में बयानबाजी करते रही, उसको लेकर के जनता में भारी उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने की। और निकाय चुनाव को टालने पर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा बीजेपी ने जानबूझकर षड्यंत्र के तहत निकाय चुनाव टालना है। उनका कहना है कि शहरी वोटरों और पंचायत वोटर लिस्ट में शामिल कराकर बीजेपी ने चुनावी लाभ की तैयारी की है। अगर समय पर चुनाव होते हैं तो स्थिति सामान्य रहती, लेकिन बीजेपी ने सत्ता के लालच में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। धारा 9 की उपधारा 6 है, उसका खुला उल्लंघन है। सितंबर में एक आदेश दिया गया था जिसको सुधारते हुए दिसंबर 2019 में एक और संशोधन लाया गया। वो संशोधन लागू होना चाहिए और अभी तक जो है जिलों में स्थिति स्पष्ट नहीं है। जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं बार बार इस बात को वहाँ के जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन सही जवाब कोई नहीं दे रहा। हम चाहते हैं कि स्पष्ट निर्देश चुनाव कमीशन को देना चाहिए, सरकार के दबाव में काम नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी चिंता है ग्राम सभाओं के गठन की, क्योंकि ग्राम सभाओं में जो गाँव के वार्ड्स के सदस्य होते हैं उसमें नॉमिनेशन 50% से कम हुए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। जब वार्ड मेंबर ही नहीं होंगे तो बोर्ड गठित कैसे होगा, ग्राम सभा की गठन कैसे माना जाएगा, पूर्ण नहीं माना जा सकता। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में वाहनों की फाइलों के निपटारे को लेकर विभाग ने इन कंप्यूटरीकरण की कवायद शुरू कर दी है। मौजूदा समय में आरटीओ दफ्तर में पुराने वाहनों की करीब हजारों फाइलें जमा हैं। उन्हें कंप्यूटरीकृत करने को विभाग जो है इनसे लेकर 5 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। पूरा डाटा जो है कंप्यूटर में रहेगा और वहीं आपको बता दें फाइलों को नष्ट भी किया जाएगा। इसके बाद वाहन ट्रांसफर कराने के लिए आरसी नवीनीकरण और फिटनेस टैक्स जैसे कार्य कंप्यूटर के जरिए होंगे। परिवहन विभाग की माने तो फाइल जो है कंप्यूटरीकृत होने से लगभग 1 साल लगेगा। मौजूदा वक्त में सभी वाहन का डाटा जो है ऑनलाइन फीड किया जा रहा है। ये व्यवस्था भी की जा रही है कि डाटा फीड करने के बाद फाइल को वाहन के मालिक को सौंप दिया जाएगा।
दिया था, ये पूरे उत्तराखंड में चला था। पूरे उत्तराखंड में लगभग हमने 100 जितनी उस टाइम पे डॉक्यूमेंटेड फाइल्स थी सभी ऑफिसेज की 2021 में चलाया, और मैं खुद इसको देख भी रही थी। 2024 तक ये पूर्ण भी हुआ था पूरा, UKPFMS वर्ल्ड बैंक की सहायता से हमने इसको किया था। 110% कर दिया, पेजेस ज़्यादा निकले तो 100 से ज़्यादा ही हमने किया। कुछ परमिट रिलेटेड जो फाइल्स हैं, RTA वाली जो फाइल्स हैं, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड तो सारी हो गई हैं, और जो परमिट के रिलेटेड फाइल्स हैं वो कुछ अभी नहीं हो पाई हैं, क्योंकि उसमें कई बार ऑडिट के प्रकरण होते हैं और कुछ साथ ही कुछ वाद जो हैं वो न्यायालयों में चल रहे होते हैं। तो वो डिजिटाइज तो हो गई हैं, लेकिन उन फाइल्स को अभी हमने डिस्ट्रॉय नहीं करा है, वीड आउट नहीं करा। और मदन ज़्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन, अब एक नई कवायद करने की कोशिश की जा रही है। जो RTO की फाइलें हैं, अब उन फाइलों को हटाकर सारे जो डाटा हैं वो सब कुछ कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा। हाँ, निश्चित तौर पे सिमरन, अब जो ये कवायद चल रही है RTO ऑफिस में, हम जब भी जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे फाइलों के पूरी तरीके से चट्टे लगे होते हैं। हजारों फाइलें वहाँ पर पड़ी है, जो कि कई वर्षों से जो है वहाँ पर रखी हुई है। और खास तौर पे ये भी दिक्कतें वहाँ पर देखी गई है कि जब कोई फाइल ढूंढी जाती है तो तमाम उसमें समय लग जाता है। तो इसलिए कवायद शुरू की गई थी। हालांकि 2020 के लास्ट में जो है ये कवायद शुरू हो गई थी कि जितनी भी फाइलें उसको कंप्यूटरीकृत किया जाए, और उस प्रोसेस में काफी आगे भी बढ़ चुका है परिवहन विभाग। और RTO ने ये जानकारी भी दी है कि लगभग 1 वर्ष में सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि 90% जो कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन तमाम ऐसी फाइलें हैं जिनका कि न्यायालय में मामला चल रहा है, अभी कोर्ट के अधीन मामले हैं, तो इसलिए उसको जो सार्वजनिक अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक उस पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक हम उसको जो है सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अभी तमाम जो ये कवायद है ये चल रही है, और ये उम्मीद की जा सकती है कि साल के अंत तक जो है सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। जितनी भी फाइलें उसको कंप्यूटर में दर्ज कर दिया जाएगा, और उसके बाद कभी भी जो डाटा देखना हो उसमें बड़ी आसानी हो जाएगी, और तमाम लोगों को जो दिक्कतें होती है उससे भी कहीं ना कहीं आम जनता को राहत मिलेगी। यानी मदन, अब कह सकते हैं कि चाहे वाहन ट्रांसफ़र कराना हो या RC या नवीनीकरण, फिटनेस और टैक्स जैसे कार्य जो है कंप्यूटर के जरिए होंगे, और लगभग इसके लिए बाकायदा 1 साल का वक्त भी लगेगा जो फाइलों में दर्ज है डाटा उसे कंप्यूटर में उतारने के लिए। तौर पे अभी जिस तरीके से हमने देखा कि अभी भी वहाँ पे फाइलों के पूरे चट्टे लगे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि तमाम फाइलें यहाँ से हटाई जा चुकी है, और अब ये जो बाकी फाइलें बची है इसको जो है कंप्यूटरीकृत उन्होंने कर दिया है, लेकिन अभी उसको जो है नष्ट इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि तमाम मामले जो है कोर्ट में चल रहे हैं। उसके साथ ही जब ये कार्य पूरा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर आम जनता को इसका फायदा मिलने वाला है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के मामले हैं या ये चालान के मामले हैं, तो उसमें सीधे तौर पर जो है डाटा मिल जाएगा। और ठीक है मदन, आप बने रहिएगा, एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में घटती छात्र की संख्या आज चिंता का सबक बनी हुई है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, बावजूद इसके परिणाम जो है सार्थक नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार लगातार ऐसी नीतियां बना रही है जिसमें अभिभावकों का मन अपने नौनिहालों को सरकारी स्कूलों में जाने के लिए प्रेरित करे। घटती छात्र संख्या को लेकर बीजेपी नेता ने यह भी मान रहे हैं कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में अब आम आदमी के बच्चे को आसानी से दाखिला मिल रहा है। आइए आपको ये भी बताते हैं कि इसे लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है, लेकिन मदन हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। मदन, ये चिंता का विषय है क्योंकि जिस तरह संख्या छात्रों की विद्यालय में घट रही है, एक चिंता भी पैदा कर रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे सिमरन, जो भी सरकारी स्कूल है उसमें छात्रों की संख्या घट रही है, और खासतौर पे इसकी एक वजह ये भी है कि जो पहाड़ों में जो भी छात्र है वो कहीं ना कहीं जो है शिक्षा के लिए शहरों की तरफ आ रहे हैं, जिसके कारण जो है विद्यालय वहाँ पर खाली होते दिखाई दे रहे हैं, और जो कि एक चिंता का विषय है। हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ये जो प्लान हो रहा है इसको रोका जाए, और जो स्कूल है उसमें इस तरीके की व्यवस्था की जाए ताकि जो है बच्चे यहाँ पे रुके, यहाँ पे शिक्षा दीक्षा ले। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जो है सरकार इसमें वो सफल नहीं हो पाई, ये सीधे तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे निरंतर जो है छात्रों की संख्या घटती जा रही है।
है और खासतौर पर सरकारी जो स्कूल है वहाँ पर जो है देखा गया कि कई ऐसे स्कूल है जहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत कम है और कई जो ग्रामीण क्षेत्र में तो इस तरीके की परिस्थिति है कि 2 टीचर बिल्कुल, और यही वजह है कि देखिए सरकार की तरफ से कोशिश भी की जा रही है। फिलहाल मदन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो सरकारी स्कूलों में लगातार छात्रों की जिस तरह संख्या घट रही है, ये चिंता का विषय है। आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान क्या कुछ कहा गया, सुनिए। कि सरकार, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, और हमारी सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति देश में लाई गई है और उस नई शिक्षा नीति को उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है जिसने अपने राज्य में इसको लागू किया है और इसके सुखद परिणाम भी सामने आने लगे हैं। आम गरीब का बेटा अंग्रेजी माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अगर काम कर रहा है तो इस सरकार में कर रहा है। उस जो विद्यार्थियों की संख्या कम होने की बात कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार के द्वारा जो शिक्षा का जो अधिकार है उसके तहत निजी विद्यालयों में भी निःशुल्क शिक्षा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है, जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय में दलित बच्चों के साथ मारपीट का मामला जो है तूल पकड़ लिया। दलित बच्चों से मारपीट करने वाली शिक्षिका पर अभी तक कार्रवाई न होने से भीम आर्मी ने जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मास्टर के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय में पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठ गए हैं। भीम आर्मी की तरफ से सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। जानकारी आपको ये भी दे दें कि 3 जुलाई को राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 5 वर्षीय बच्चे ने शिक्षिका की कुर्सी पर हाथ लगा दिया था, जिसके बाद शिक्षिका ने दलित बच्चे की बेरहमी से पिटाई की थी। अब मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। तारीख वीरेंद्र नगर गोठा क्षेत्र सितारगंज का मामला है कि 5 वर्षीय स्कूल का एक बच्चा है, उनके पिताजी हमारे बीच में हैं। बच्चा जो है स्कूल में पढ़ता है लंबे टाइम से, अभी 2-4-6 महीने शायद हो रहे होंगे बच्चे को पढ़ते हुए। उसके साथ जातीय शोषण हो रहा है। 5 वर्षीय बच्चे के साथ अगर महिला शिक्षिका, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बच्चे का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, गोपनीय रखा जाए इसको, उनके द्वारा जाति शोषण किया जा रहा है, कुर्सी छूने पर मारा जा रहा है। और सिर्फ कुर्सी की नहीं कहानी मैं कह रहा हूँ, काउंसलिंग करिए, वहाँ सारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये ऐसी हालत करती हैं, ये सबके साथ ऐसी भेदभाव करती हैं। भाई आज 60 साल 70 साल देश आज़ाद हुए हो गया, आज भी अगर ये गुलामी, अगर आज भी ये भेदभाव हमारे साथ हो रहा तो ये बताइए बाबा साहब का संविधान कहाँ है? क्योंकि देखिए 3 तारीख की घटना है, मेरे बच्चे स्कूल से आए, मैं नाइट ड्यूटी करके आया था, कंपनी में काम करता हूँ, और मैं आके सोया था। मेरी मैडम गई थी बैंक में किसी कार्य से, और मेरा छोटा बच्चा बहुत मायूस था। तो मैंने पूछा बाबू क्या हुआ, मतलब मायूस क्यों हो? तो उसने छोटा ने कुछ नहीं बोला, बड़ा, मेरा दोनों बच्चे जाते हैं एक ही साथ स्कूल में। बड़े बच्चे ने बताया कि पापा इसको आज स्कूल में मार पड़ी है। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों मार पड़ी? तो उसने बताया कि इसने कुर्सी छू। अब मोहम्मद आरिफ हमारे साथ ज़्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी सितारगंज से जुड़ गए हैं। मोहम्मद, ये काफ़ी गंभीर मामला है जहां एक शिक्षक द्वारा एक 5 वर्षीय बच्चे को बेरहमी से पीटा गया। 5 जुलाई की ये घटना है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी बिल्कुल, हम बता दें कि ये सितारगंज से बिल्कुल नजदीक ग्राम सभा है वीरेंद्र नगर और गोठा, वहाँ पे राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ दलित बच्चे के साथ मार पिटाई की घटना संज्ञान में आई है। जिसके बाद जो है परिजन जो है एसडीएम ऑफिस और कोतवाली में उन्होंने तहरीर देकर मुकदमे दर्ज करने की और वहां से शिक्षिका का ट्रांसफर करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जिसके बाद भीम आर्मी जिलाध्यक्ष जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है इनके परिवार ने उनसे बात की। बात करने के बाद ये लोग खंड शिक्षा कार्यालय और उपखंड शिक्षा कार्यालय धरने पर बैठे और शिक्षिका को जो है ट्रांसफर और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे और धरना प्रदर्शन को बात होंगे। और ये मामला उन्होंने ये भी बयान दिए हैं मीडिया को कि अगर वहाँ पे काउंसलिंग कराई जाए गाँव में तो और भी ऐसे जो बच्चे हैं जो पीड़ित हैं वो भी चीजें जो है सामने आएंगी कि दलित बच्चों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। बिल्कुल, अभिभावक की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर काउंसलिंग कराई जाएगी तो कई बातें निकलकर सामने आएगी और ये जो अध्यापक है, जो टीचर है, ये बच्चों के साथ ऐसा ही रवैया अपनाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ आपका जानकारी देने के लिए। विकासखंड नंदानगर में शेरा गांव में बीती रात प्रकृति का कहर देखने को मिला, जब अचानक बादल फटने से
मोख और गाढ़ उफान पर आ गया। तेज बहाव के चलते गांव में पानी और मलबा लोगों के घरों में घुस गया, जिससे अफरा तफरी भी मच गई। कई घरों में काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है। सिंचाई योग्य जमीन जो है पूरी तरह से तबाह हो गई, तो वहीं कई गौशालाएं जो है मलबे की चपेट में आ गई। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो प्रकृति का कहर देखने को मिला है, जल प्रहार से हाहाकार मचा है और ऐसे में लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। नंदानगर में शेरा गांव में अतिवृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे कि 2 गौशालाओं को नुकसान हुआ है और कुछ घरों में मलबा गया है। तहसील प्रशासन की टीम मौके पर है और नुकसान का जायजा ले रही है। जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो की जा रही है। जिन घरों को शिफ्ट करना है उनको सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट भी किया जा रहा है और PWD द्वारा JCB भेज के सड़क को खोलने का कार्य किया जा रहा है और बाकी कोई जनहानि या पशुहानि की सूचना। और ज़्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर, ये लगातार प्रकृति की आपदा जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। जोरदार बारिश की वजह से एक बार फिर से ये आफत जो है बारिश ने जमकर मचाई है। कितना कुछ नुकसान हुआ है लोगों को? बिल्कुल, देखिए सिमरन, जनपद चमोली का ये मामला है और कल से ही यहाँ जो है मूसलाधार बारिश हो रही थी और लगातार, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले भी अलर्ट किया होता 6 और 7 8 तारीख तक का जो अलर्ट था उसका सीधा सीधा असर जो है जनपद चमोली में देखने को मिला। यहाँ पे अगर नेशनल हाईवे की बात करी जाए तो नेशनल हाईवे जगह जगह बाधित था। हालांकि जिस तरह से आपने भी कहा कि जो मोख एक गांव है और नंदानगर घाट में पड़ता है, जनपद चमोली का दूरस्थ ब्लॉक है। यहाँ पे जो है कल जो है अतिवृष्टि की सूचना जो है सामने आई थी। मोख गांव में भारी नुकसान यहाँ पे हुआ था। सबसे ज्यादा नुकसान तो फसलों के लिए यहाँ पे हुआ था। हालांकि लोगों के गौशाला जो शेरा गांव है, गौशाला में मलबा और पानी घुसा है। हालांकि अभी तक ऐसी जन हानि की कोई शिकायत सामने नहीं आई, लेकिन प्रशासन मौके पे मौजूद है और SDRF और NDRF को भी यहाँ पे भेजा गया है और तहसील घाट के जो कर्मचारी हैं वो भी जो है मोख गांव में पहुंचे हुए हैं, आंकड़ा ले रहे हैं। हालांकि अभी तक कुछ ऐसा नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन नुकसान खेतों को लेकर जो है काफी नुकसान जो है मोख गांव में हुआ है। तो कहीं ना कहीं लगातार बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ जो है अतिवृष्टि के साथ जो मूसलाधार बारिश यहाँ पर हुई थी, अतिवृष्टि हुई है, सड़कें बंद हो गई हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। और जो नंदागिरी नदी है उसने अपना रौद्र रूप यहाँ पर देखने बिल्कुल। और पुष्कर, आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, चूंकि देखिए मौसम विभाग ने पहले ही चेताया है कि आने वाले दिनों में भी जोरदार बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी रहेगा। ऐसे में जिन लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, जहां पर ये बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, उन लोगों को सुरक्षित जगह पर क्या प्रशासन द्वारा पहुँचाया जा रहा है? बिल्कुल आपने कहा, सही कहा सिमरन की जिस तरह से जो आपदा आ जाती है या लोगों के घर बह जाते हैं, इनको लेकर प्रशासन जरूर यहाँ पे पहुंचा है। जनपद चमोली का जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं वो मोख गांव में पहुंची हुई है और यहाँ पे आकलन करी है। जो गौशालाओं में मलबा पानी घुस गया था उनको जो साफ कर लिया गया, लेकिन जिस तरह से जो गायें हैं यानी जो नदी किनारे जो गौशालाएं थी या जो घर बने, इनको खाली जो है प्रशासन द्वारा खाली कराया गया है। इनको जो है जो तहसील जो है तहसील के प्रांगण में इनको ले गया और इनको प्राइमरी स्कूलों में इनको हो सकता है कि रहने की आज़ादी, क्योंकि 9 से लेकर 12 तारीख की मौसम विभाग ने जो है भारी से भारी अलर्ट जो है जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून जो मैदानी जिले हैं इनके लिए भी किया है। तो अगर मैं जनपद चमोली की बात करूं तो जनपद बिल्कुल देखिए, तो कई ऐसे जिले बताए जा रहे हैं उत्तराखंड के जहां जोरदार बारिश होगी और इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।